प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, तब से डॉलर की बात करें या फिर ग्लोबल मार्केट की, पूरी तरह से हिल चुका है। चाइना ने भी जवाब में टैरिफ चाइना पर लगाया है 34%। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने लिबरेशन डे पे अनाउंस किया था, अप्रैल 2। एंड उसके अंदर उन्होंने कंट्रीज को बताया था कि कंट्रीज हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा रही है, मैं उनके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा हूँ। उन्होंने बताया चाइना 67% टैरिफ लगा रहा है, मैं उनके ऊपर 50% 34% टैरिफ लगा रहा हूँ। वैसे ही उन्होंने सारी कंट्रीज पे ऊपर अनाउंस किया है। चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिलेशनशिप चलता है। आज चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से कम कुछ $250 बिलियन के आसपास है। अमेरिका चाहता है ये जो सरप्लस है ये थोड़ा सा कम हो जाए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और बात करेंगे आज हम प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, तब से डॉलर की बात करें या फिर ग्लोबल मार्केट की, पूरी तरह से हिल चुका है। और रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद चाइना ने भी जवाब में टैरिफ चाइना पर लगाया है 34%। और भारत की अगर बात करें तो भारत अब तक रिपोर्ट्स ये हैं कि भारत ऐसा कोई भी जवाबी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाने वाला, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच में कोई ट्रेड डील होने की संभावनाएं हैं। और जिसकी कंफर्मेशन मार्को रूबियो और जयशंकर जी के बीच फोन पर बात हुई है। ऐसी कंफर्मेशन जयशंकर जी ने खुद एक्स के थ्रू दी है। तो कई सारी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स है, बड़े अपडेट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई बड़े अपडेट हैं। और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, तब से मार्केट काफी हिल गया है। कई सारी फेक खबरें आई और काफी कुछ सामने रहा। किस तरह से देख रहे हैं हम इन चेन ऑफ इवेंट्स को? देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने लिबरेशन डे पे अनाउंस किया था, अप्रैल 2। एंड उसके अंदर उन्होंने कंट्रीज को बताया था कि कंट्रीज हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा रही है, मैं उनके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा हूँ। उन्होंने बताया चाइना 67% टैरिफ लगा रहा है, मैं उनके ऊपर 50% 34% टैरिफ लगा रहा हूँ। वैसे ही उन्होंने सारी कंट्रीज पे ऊपर अनाउंस किया है। भारत के ऊपर 26 या 27% अनाउंस किया है, और हम्म। पाकिस्तान के ऊपर 29%, वियतनाम के ऊपर 46%, कंबोडिया के ऊपर शायद 49%, थाईलैंड के ऊपर 36 या 37%, बांग्लादेश पे 37%। तो आपने ये देखा है कि चाइना और चाइना का इकोसिस्टम जो कंट्रीज है उन्होंने उनको हायर टैरिफ रेंज में रखा है। आपको मालूम है चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिलेशनशिप चलता है। आज चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से कम कुछ $250 बिलियन के आसपास है। अमेरिका चाहता है ये जो सरप्लस है ये थोड़ा सा कम हो जाए, और इसी के लिए वो चाहता है कि अमेरिका में इंडस्ट्रीज आए। और उन्होंने एक चीज अनाउंस की है कि जो भी कंपनी हम्म। अमेरिका के अंदर आके इंडस्ट्रीज लगाएगी उनको टैक्स ब्रेक मिलेगा, उनको एक तरह से रियायत दिया जाएगा, और भी सारे कंसेशंस मिलेंगे। और इस टैरिफ के कारण उन आपको बता देता हूँ अमेरिका को 550 से $600 बिलियन का रेवेन्यू होने का उनको एक एस्टिमेट है। उन्होंने क्या किया, 10% तो ब्लैंकेट टैरिफ सबके ऊपर लगा दिया। सिर्फ एक कंट्री के ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, वो है रशिया। ठीक है, और उसका मैं बाद में रीजन बताऊंगा। आपको एक चीज बता देता हूँ, अमेरिका का जो डेप्ट है हमने बात की है, पहले भी दिखाया है डेप्ट क्लॉक में, इट इज अराउंड 36 ट्रिलियन। उनकी इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन की। तो जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है इट इज अराउंड 122 to 125%। अब अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स उनके $1 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं। अब अमेरिका में $4 ट्रिलियन का तो उनका रेसिप्ट है, रेवेन्यू रेसिप्ट, और उनके हम्म। खर्चे हैं $6 ट्रिलियन। तो जी। अमेरिकन गवर्नमेंट एवरी ईयर $2 ट्रिलियन बोरो करता है। तो हम्म। उसको एनीवेयर दे वांट टू रिड्यूस द टैरिफ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, जिसके अंदर इलॉन मस्क $1 ट्रिलियन का उन्होंने टारगेट दिया कि वो खर्चे कम करेंगे। जी। ये $550 बिलियन उनको टैरिफ से मिलेंगे। और हम्म। अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज लगेगी
उसके कारण जो जॉब क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बाकी वो सब मिला के 450 बिलियन उनको आने की आशंका है। तो उनका एक प्लान है कि नेट जो बोलते हैं इस बार डेफिसिट बढ़ाना नहीं है, जो भी है उसी के अंदर मैनेज करना है। देखिए कंट्री का डेब्ट अगर बढ़ता रहता है तो उसकी रेटिंग डाउन होती है। आज अमेरिका के अंदर आपको मालूम है उनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है उनका डॉलर है। आज हुँ, अमेरिका हम लोगों को अगर कुछ अगर इम्पोर्ट करना है तो वी हैव टू एक्सपोर्ट। हुँ, अमेरिका को क्या करना पड़ता है उसको सिर्फ डॉलर छापना पड़ता है और उस डॉलर को जब वो अपना खुद का ट्रेज़री बॉन्ड्स भी निकालता है और जो हुँ, भी कंट्रीज़ डॉलर यूज़ करता है जब उसको काम नहीं रहता है तो यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करता है। अब हुँ, क्या हुआ अंबर जी, यूएस की जो ट्रेज़री बॉन्ड्स होती है उसकी 10 ईयर यील्ड बोलते हैं अराउंड 4.8% पहुँच चुकी थी जनवरी में। अब जी, डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम है कि थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उसके कारण उनको कुछ फ़ायदा होता है कि उनको इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा। तो जी, इसी के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि इसका हुँ, रेट धीरे-धीरे कम हो और उनको फ़ायदा हो जाए। अब स्टॉक मार्केट में आपको मालूम है कल ऐसा हुआ कि हांगकांग एक्सचेंज 13% गिरा था और शंघाई एक्सचेंज तो सर्किट ब्रेकर लग गया था, जापानीज़ एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर लग गया था, ऑस्ट्रेलिया में सर्किट ब्रेकर लग गया था, पाकिस्तान में सर्किट ब्रेकर लग गया था। हमारी स्टॉक मार्केट कल 1100 पॉइंट एक बार के लिए नीचे चली गई थी, 5.35% कुछ चली गई। एंड में क्लोजिंग हुआ डाउन 3.5%। जो सारे मार्केट में सबसे रेजिलिएंट मार्केट इंडिया का था और चाइनीज मार्केट में तो ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टॉक मार्केट स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस कर दिया था कल। तो ये मोटा-मोटी बात हो गई है ईस्ट एशिया और भारत की। और हुँ, उसके बाद आपको मालूम है पेरिस के अंदर जो पेरिस का स्टॉक एक्सचेंज है वो 6% नीचे गिर गया था, उसमें ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। अमेरिका का मार्केट खुलते ही कल $2 ट्रिलियन नीचे चले गया। उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि ट्रम्प इज़ पॉजिंग टैरिफ एक्सेप्ट ऑन चाइना और उसके बाद ये खबर आने के बाद 2.5 ट्रिलियन बढ़ गया। बाद में हुँ, व्हाइट हाउस ने बोला ये फेक खबर है, इमीडिएटली नीचे आ गया। तो कल ऐसा था कि डाउ जोन्स 380 पॉइंट नीचे खुला, नीचे बंद हुआ। तो अ, आगे ट्रम्प ने क्या किया, चाइना के ऊपर उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगा दिया 50%। उन्होंने बोला कि चाइना ने हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 34% का। तो हुँ, इसके लिए वो हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, इसके लिए मैं एडिशनल 50% लगा रहा हूँ। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो है अमेरिका को वो बैन कर दिया है। और आपको ये भी बता देता हूँ उन्होंने ये भी बोल दिया वी विल फाइट टू द एंड। और अभी भी बात जैसे आई है सुबह, चाइना के पास यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स के 750 बिलियन डॉलर्स के उनके पास बॉन्ड्स है। तो हुँ, उन्होंने 50 बिलियन डॉलर आज सुबह ही बेच दिए और हुँ, अब उनके पास कुछ 700 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स है। तो मैं जानता हूँ कि इससे इसके कारण ये बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा सेल ऑफ है। तो मेरा मानना ये है कि एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि अब यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स को अब्ज़ॉर्ब करने की भी ज़रूरत है। आपको मालूम है मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के शाह हैं, उन्होंने बोल दिया है कि वो $600 बिलियन अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और हुँ, 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यूएई के यूएई के मोहम्मद बिन जायद इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो आप देख लीजिए $2 ट्रिलियन तो ऐसे आ गए। अगर चाइना पूरा 750 बिलियन डॉलर भी बेचता है, तो कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको मालूम है चाइना का जो अभी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, वो खत्म-सा हो गया है। हुँ, 104% टैरिफ लगने से उनको कोई फ़र्क पड़ने का नहीं है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यू कर सकता है। तो जी, अमेरिका ने ये भी बोल दिया कि अगर फर्दर डिवैल्यूएशन करोगे, तो मैं आपके ऊपर टैरिफ और लगा दूँगा। तो वो करेंसी मैनिपुलेशन के अगेंस्ट है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले चाइना ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपना डिजिटल युआन निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने ये 10 आसियान कंट्रीज़ और 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके वो आपस में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट करवा रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि जो फंड ट्रांसफर होता है स्विफ्ट में 3 से 5 दिन लगते हैं, इसमें 8 सेकंड लगेगा और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट 98% कम होगा। तो हुँ, कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है मैं इसको इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली चैलेंजिंग द अमेरिकन डॉलर।
और आज हुँ, अमेरिकन डॉलर की संप्रभुता बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। उन्होंने भारत को पहले ही बोल दिया था, अगर आप ब्रिक्स करेंसी परस्यू करोगे, मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूँगा। तो अभी आपने देखा है कि चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लग चुका है। अब ये देखिए कि कल बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आई, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया, ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, मैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम कर दूँगा। हुँ, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर वो भी मान चुके, वियतनाम मान चुका, इंडोनेशिया मान चुका, साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन जाने वाले हैं। और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी बोल दिए कि मैं रेडी हूँ। वहाँ के जो ऑफिशियल बता रहे हैं अभी तक 75 कंट्रीज़ हैव कॉल्ड डोनाल्ड ट्रम्प टू रीनेगोशिएट द टैरिफ। और अब डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा हो गया है, लोग पहले मक्का, मदीना, रोम जाते थे। अब वर्ल्ड लीडर्स पिलग्रिमेज के लिए वॉशिंगटन जाएँगे, व्हाइट हाउस में जाके डोनाल्ड ट्रम्प के सामने सजदा करेंगे, बोलेंगे माई बाप हमको बचा लो। और डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे भाई साहब तुम मेरे को ये आइलैंड दो, मेरे को ये चीज़ दो, वो दो। तो वो जैसे ही उनके फेवर में होगा, वो कर लेंगे। देखिए, भारत ने बहुत ही सूझबूझ से काम किया। इंडिया न्यू कि ये टैरिफ लग सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही अपने बजट में ही उन्होंने इम्पोर्टेड कार्स पे, जो ऑटो पार्ट्स पे उन्होंने टैरिफ कम कर ही दिया था। और कहीं न कहीं आपने देखा है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च पीयूष हुँ, गोयल उधर ही थे। और कहीं न जी, कहीं बात हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। जिसके कारण जो अभी ट्रेड है $130 बिलियन का, वो $500 बिलियन चले जाएगा। देखिए, एक और एक चीज़ है, भारत का जो एक्सपोर्ट है बहुत डाइवर्सिफ़ाई है। अभी आपको बता देता हूँ बांग्लादेश का। बांग्लादेश का 85% जो एक्सपोर्ट होता है, वो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है। और उस टेक 85% के अंदर 20% एक्सपोर्ट्स अमेरिका से आता है। अब क्या हुआ, पहले ग्लोबल ब्रांड्स कोई भी कंट्री को ऑर्डर पूरा करने के लिए 90 डेज़ देते थे। उन्होंने उसको अभी 45 डेज़ कर दिया है। आज बांग्लादेश इतनी बातें कर रहा है, बांग्लादेश को कॉटन लेना है तो वो भारत से ही ले सकता है, क्योंकि 2 से 3 दिन में कॉटन भारत से ही जा सकता है उनके पास, ठीक है? कल बांग्लादेश ने यूएस के सामने एक तरह से प्लीड कर रहे हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस, वो बता रहे हैं कि आप हमको एक तरह से बख्श दीजिए 3 महीने तक, हम आपके ऊपर सारी टैरिफ हटा देंगे। बांग्लादेश के 17 करोड़ लोग यूएस की भलाई चाहते हैं। हमने आपकी कंपनी स्टारलिंक को अलाउ कर दिया है बांग्लादेश में आने के लिए। हम हुँ, आपके साथ रिश्ते बेहतर चाहते हैं। तो एक तरह से भीख माँगना चालू कर दिया है और उन्होंने बोला कि 3 महीने हमको बख्श दो। पा हुँ, और अब ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फर्म है, भारत आना चालू हो चुका है। और कल आपको मालूम है एडिडास ने बोल दिया कि वो भारत में अपने बेस शिफ्ट करने वाला है। सैमसंग और एप्पल ने उन्होंने दोनों ने बोल दिया कि भारत से अपनी शिपमेंट अभी इंक्रीज़ करने वाला है। तो कहीं न कहीं इस टैरिफ से भारत को फ़ायदा हो रहा है। जैसे हुँ, आप देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर 37, 39, 46 ऐसे परसेंट, तो भारत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। और नेट इफेक्ट बताया जाता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है $6 बिलियन से कम होने वाला है। $6 बिलियन का फ़र्क पड़ सकता है। वो भी कन्फर्म नहीं है, बढ़ भी सकता है, ये भी बता देता हूँ। सेकंड, अ, रशिया ने आज सुबह बोल दिया है इंडिया को, हम भारत को अपना मार्केट एक्सेस दे रहे हैं। हम जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने जॉइंटली डेवलप की, भारत के साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करेंगे। हम भारत के टेक्नीशियंस को हम उनको ट्रेन भी करेंगे। आपको मालूम है जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा, अमेरिकन कंपनीज़ उनको छोड़ के चली गई थी। हुँ, और बताया जाता है कि रशिया के आईटी सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक हुए थे। फिर भी आज रशिया का सिस्टम्स चल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर आप उनके ऊपर अ, ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर निर्भर रहो। तो ये एक तरह से रशिया ने काउंटर ऑफर दे दिया। भारत ने क्या किया, भारत को मालूम था कि जब टैरिफ लगेंगे, तो उसको कहीं न कहीं बैकअप करने की ज़रूरत है। तो अब आपने देखा है कि कैसे रशिया आ चुका है। हमने एक तरह से अपनी जो इकोनॉमी को है शॉक प्रूफ बना दिया है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी,
हम उनको दाद देना चाहिए कि ही इज हेल्पिंग इंडिया टू नेविगेट दिस क्राइसिस। ये जो टैरिफ का है ना, ये एक तरह से बॉम्ब है। इसके कारण सब लोगों के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया है। सारी कंट्रीज को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। आ, आप ये एब्सोल्युटली। भी आप ये भी बिल्कुल। देखेंगे आप ये भी देखेंगे कि कंट्रीज के अंदर सप्लाई चेन का रीअलाइनमेंट होएगा। अभी जिस कंट्रीज के अंदर सस्ता टैरिफ होगा, वहां से कंपनीज उस कंट्रीज में जाएगी। तो हुँ, थोड़ा बहुत अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन एक तरह से प्रॉब्लम सी रहेगा, क्योंकि इसको असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा जी। ट्रम्प ने क्या किया, सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो एक तरह से बोलते हैं ना, जिगसॉ पजल हो गया है। इस हुँ, पजल से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जी, आज बिल्कुल। देखिए बट आज देखिए अभी भारतीय स्टॉक मार्केट, दे आर परफॉर्मिंग वेल आज सुबह से। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चाइनीज स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं कि इट इज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ग्रीन। जैपनीज ग्रीन में हो गया है, क्योंकि हुँ, चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को, अपनी जो स्टेट एंटरप्राइजेस को। उन्होंने बोल दिया आप जाके शेयर खरीदो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप हमारा स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करो। भारत ने अभी तक नहीं किया। भारत में कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वन। हुँ, सेकेंड, कल आरबीआई का रेट भी आ रहा है। देखिए, इस सब चीज में ना यूएस के अंदर एक तरह से आपने देखा, बताता हूँ, एक भूचाल सा आ गया है। बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे सिटीज में डेमोन्स्ट्रेशन होने चालू हो गए अगेंस्ट इलॉन मस्क, अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ तक लेफ्ट के लिब्रांडो को पूछा जाता है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को क्या करना चाहिए, तो उधर हुँ, बोलते हैं इनको मर्डर ही कर देना चाहिए। क्योंकि यूएस के अंदर जिस हिसाब से इलॉन मस्क ने छटनी की है, उनका मेडिकल हटाया है, उनको एक तरह से हटाया, तो यूएस में एक आक्रोश आ गया। देखिए, टैरिफ जो है ना, ये सबको इफेक्ट करने वाला है। इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरी अमेरिकन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और हुँ, अमेरिका में बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि $1.5 लाख तक जो कमाएगा मैं उनको इनकम टैक्स नहीं दूंगा। बट हुँ, अमेरिका में इनकम डिस्पैरिटीज भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में जो नॉन टैक्स पेइंग सिटीजन है उनको ज्यादा भाग लेना पड़ेगा। ये जी, डोनाल्ड ट्रंप शायद थोड़ा भूल गए, और उसके हिसाब से मागा सपोर्टर भी वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं। तो अब ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल है। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन इज डेवलपिंग। इस पे अभी कमेंट करना मुश्किल है। बट आगे जाके जो सिनारियोस जो लोग बोल रहे हैं, हुँ, ये सिर्फ ये ट्रेड एंड टैरिफ वॉर पे रुकेगा नहीं। कल अगर बाई चांस हो सके कि डॉलर को डिवैल्यू कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, अचानक 10% डॉलर डिवैल्यू कर दे, रुपी अभी 85 है, कल 77 हो जाए, तो क्या होगा? यूएस अपना डेब्ट जल्दी सेटल कर सकता है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूएस अपनी जो फिजिकल डॉलर्स है उसको डीमोनेटाइज ही कर दे अब्रॉड में। जैसे इंडिया में भी डॉलर हुँ, घूमते रहते हैं यूएस के बाद, तो क्या होगा, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। और अपना फोर्ट नॉक्स का ऑडिट करा ले। फोर्ट नॉक्स का अगर ऑडिट करा लेता है, अगर उसमें गोल्ड निकलता नहीं है, तो वहां पे कवायद आ जाएगी कि फेडरल रिजर्व को अबॉलिश करो। और फेडरल रिजर्व को अबॉलिश करके वहां पे ट्रेजरी को बोलेंगे कि आप डॉलर इंट्रोड्यूस करो। तो इंटरनली वो लोकल जो डॉलर्स है वही असली डॉलर रहेगा, और उसको गोल्ड के साथ पैक कर सकते हैं। वो काम भी हो सकता है। ठीक है। इसी के कारण फेडरल रिजर्व रेट कम भी कर सकता है। और अगर रेट कम किया तो क्रिप्टो, गोल्ड, स्टॉक मार्केट सब भागने लग जाएगा, वापस एसेट बुल रन, जिसके कारण क्या, इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स भी कम हो जाएगा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी कूल ऑफ हो चुका है। तो एक तरह से वापस जो 3-4 साल की ग्रोथ है, कैलिब्रेटेड ग्रोथ है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट कभी ना कभी तो टूटना था, तो उन्होंने हुँ, क्या किया, स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया। तो अब क्या, 3-4 साल उनको निकालना है, आराम से निकल जाएंगे। हुँ, और इसके बाद अगर कल इलॉन मस्क ने बोला है कि यूएस और ईयू के बीच में ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए जीरो टैरिफ के लिए। अब आपको मालूम है यूरो जोन के अंदर कितने कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं। वहां के जी, कल हंगरी के फिनांस मिनिस्टर ने बोला है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर नहीं चाहते। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलेनी इमीडिएटली अभी जा रही है व्हाइट हाउस में सजदा देने। ठीक है, ट्रम्प साहब मेरे को बचा लो, हमको हमारे बिजनेसेस को बचाना है। अभी कीथ स्टार्मर क्या करेंगे, जर्मनी के चांसलर क्या करेंगे, वो देखने की बात है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन क्या करेंगे, वो देखने की बात है।
और यूरोप के अंदर राइट विंग मूवमेंट्स बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने देखा कि ली पेन को सिर्फ उन्होंने यूरोपियन जो पार्लियामेंट जो ग्रांट देता है, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड का जो एक्सपेंसेस है, वो बोलते हैं कि आपने उसको पर्सनल चीज के लिए यूज किया, इसके लिए हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। हुँ, इतना फ्रिवुलस, इतना मतलब छोटी बात पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कहीं न कहीं यूरोज़ोन को लग रहा है, यूरोप को, कि उनका यूरोज़ोन खतरे में है। तो जो भी पॉलिटिशियन ये एक तरह से उसको थ्रेटन करते हैं, उसको वो कहीं न कहीं से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आगे टाइम तक बहुत जल्दी यूरोज़ोन कोलैप्स हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, उससे पहले तो मुझे लगता है यो डॉलर तो एक कम से कम अमेरिका में सारी मॉनेटरी जो फिस्कल पॉलिसी है, फेड के हाथ में है। यहाँ पे जर्मनी के हाथ में रहती है और उसको भी उनको कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो हुँ, मेरे हिसाब से द कोलैप्स ऑफ यूरोज़ोन पहले हो सकता है और कोलैप्स ऑफ यूरोज़ोन हुआ तो वापस फ्रांस में फ्रैंक आ जाएगा, जर्मनी में डॉइचमार्क आ जाएँगे, वो सब ऑटोमैटिकली वो अपनी करेंसी में चले जाएँगे। फिर वो ट्रेडिंग किससे करेंगे? ट्रांस अटलांटिक मैंने ट्रीटी की बात की है, वो पूरी जी। ट्रीटी करेंगे डॉलर में। और आपको मालूम है रशिया और अमेरिका के अंदर आज बातचीत चल रही है स्पेस कोऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और हुँ, रशिया के जो इन्वेस्टमेंट फंड के जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका में है, वो भी बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन रशिया। और हुँ, बताया जाता है कि जो भी गैस रशिया से यूरोप को सप्लाई की जाएगी, वो अमेरिकन कंपनीज के द्वारा ही होगी। तो कहीं न कहीं आप देखिए कि कोलैप्स ऑफ यूरोज़ोन बहुत हद तक मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स वही बता रहे हैं। आज जो लोग बोलते हैं कि डॉलर कोलैप्स होगा, कैसे हुँ। होगा? आज 88% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ इन डॉलर्स, 59% ऑफ द रिजर्व्स आर इन डॉलर्स। अगर सारा डॉलर कोलैप्स होता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। मैं मैं वहीं पे आ रहा हूँ। और जी। जबकि आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर कल एक डेटा आया है, $1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है जस्ट बाय नॉट बाइंग द रशियन गैस। आप सोच लीजिए। तो आपको अंबर जी मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये मतलब मैं ये सिनेरियोस इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि यूरोज़ोन का कोलैप्स मुझे इमिनेंट लग रहा है। और उसके बाद दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रहेगा, उसके बीच में एक ही करेंसी रहेगी, वो डॉलर रहेगा। आपको मालूम है कनाडा क्या है? कनाडा इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन सब्सिडीज़। $200 बिलियन एवरी ईयर अमेरिका सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मेक्सिको टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि उधर भी डॉलर ही चलेंगे। आप ये देखेंगे कि अखंड अमेरिका बन जाएगा, जो नॉर्थ अमेरिका होता है ना, वो अखंड अमेरिका बन जाएगा और उसके साथ यूरोप के साथ इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एंटायर द कॉन्टिनेंट यूरोप एंड अमेरिका विल ट्रेड इन डॉलर्स। तो फिजिकल डॉलर्स का जो है इट विल गो अप, इट विल एक्चुअली उसका जो वर्चस्व है बढ़ता जाएगा। अब बात करता हूँ, मेरा ये मानना है कि इन आपने देखा है कि वर्ल्ड में मल्टीपोलर अरेंजमेंट हो रहा है। और अमेरिका ने बोल दिया है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर आप चाहो तो भारत को बोल दिया कि आप टेक केयर करो। और मिडिल ईस्ट में इसराइल को बोल दिया कि आप ग्रेटर इसराइल का आपका प्रोग्राम आप चालू कर दो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि डॉलर का जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, वो एक्चुअली बनेगा। वो कैसे बनेगा? क्योंकि डॉलर जो इतनी बड़ी उसको रिप्लेस कौन कर सकता है? उसको एक ही इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर सकता है जो मल्टीलैटरली सब जगह सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको मालूम होगा आईएमएफ के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर क्या होता है कि एवरी कंट्री को एक परसेंटेज दिया जाता है उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। और आज की डेट में 41% उसमें डॉलर का स्ट्रेंथ है। 37% यूरो का स्ट्रेंथ है और बाकी 3 करेंसी है उसमें यॉन और जैपनीज़ यॉन, चाइनीज़ यॉन और पाउंड। उन तीनों करेंसी का कुछ 22% स्टेक बताते हैं। अब आपको अगर ब्रॉड बेस रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे एक हिसाब से एसडीआर को आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और एसडीआर के अंदर आपको 5 करेंसीज़ और जोड़ना पड़ेगा। रूबल, रुपी, रैंड, रियाल और फिर शायद दिरहम्स। ये जब ब्रॉड बेस करेंसी को इंक्लूड करोगे और इसको जब आप देखोगे कि वर्ल्ड ओवर डॉलर के अगेंस्ट जब बातचीत चलेगी,
तो IMF का SDR जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज केपेबल इनफ टू रिप्लेस द डॉलर एज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। दिस इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। ये इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ये जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर है, ये सिर्फ स्टार्ट है। आगे जाके और भी फाइनेंशियल स्टॉक्स आपको आने वाले हैं। बस इतना ही बता रहा हूँ। तो उमेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे कि हम सब जान रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट में जो गिरावट आई है और जो कुछ भी हमने बीते दिनों में देखा है डेवलपमेंट, चाहे टैरिफ वॉर की बात करें, जो ग्लोबल एक ट्रेड वॉर चल रही है, उसके चलते मार्केट पे काफ़ी असर पड़ा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मार्केट किस तरह का होगा? या मार्केट स्टेबलाइज़ हो जाएगा, या है अभी ज स्टेबल हो चुका है? देखिए, बहुत सारे आए हैं इसमें, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं। जैसे हुँ, फेडरल रिज़र्व की कल रात को मीटिंग हुई है। अगर रेट कट अनाउंस होता है, तो मार्केट एक तरह से स्टेबलाइज़ हो जाएगा और एक तरह से वापस मेरे ख्याल से बुल रन चालू हो जाएगा। बट हुँ, अभी भी आपने देखा है कि 75 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प की बात मान ली है। तो ये अभी वापस रीनेगोशिएशन होगा और फिर बाद में ये कितने दिन चलेगा, वी डोंट नो। तो मेरे जी। हिसाब से अभी 10-15 दिन ऐसा रहेगा, ये एक पिक्चर आने के लिए 10 टू 15 डेज़ लगेगा। और अभी भी मार्केट्स आर एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन लेवल्स। मेरा ये मानना है कि इसका सिचुएशन विल बी रिज़ॉल्व्ड क्विकली, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स नॉर्मलसी। क्योंकि कोई हुँ, फंड मैनेजर भी ये नहीं चाहता, कोई हेज फंड भी नहीं चाहता कि अनसर्टेनिटी रहे। और जिस हुँ, हिसाब से अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन जल्दी आएगा। कितने दिन में आएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लोग हुँ, बता रहे हैं कि रिसेशन हो सकता है, कोई बोलता है डिप्रेशन हो सकता है, कोई बोल रहा है 2008 के क्रैश से ऊपर ज़्यादा हो सकता है। सब पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुआ है और उसके 100 दिन भी नहीं हुए, वो कोई अनपॉपुलर होना नहीं चाहेगा। तो कहीं न कहीं वो एक तरह से वो बोलते हैं ना कि फेस सेविंग मेजर से, तो कुछ ना कुछ ट्वीक होगा। और चाइना भी मेरे हिसाब से मान जाएगा, वो बातचीत तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसको अपना पनामा कैनल देना ही पड़ेगा यूएस को, उसको टिकटॉक देना ही पड़ेगा और अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। अब वो कितने दिन तक कर सकता है, वो देखने की बात है, क्योंकि शी जिनपिंग का ईगो बहुत बड़ा है। और उनको अक्ल कब आएगी, किसी को नहीं मालूम। तो स्टेबलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जल्द होने की उम्मीद है। मेरा यही मानना है कि निवेशकों से कि ज़्यादा जल्दी बढ़ के कुछ भी मत लीजिए, धीरे-धीरे आराम से लेट द न्यूज़ सिंक इन, फ़िल्टर होने दीजिए, थोड़ा-सा बढ़ जाने के बाद ले लेंगे, चलेगा। जस्ट डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, मैं यही बोलूँगा। जी, बिल्कुल। और आप देखते हैं कि क्या कुछ हमें आगे डेवलपमेंट नज़र आता है। मुझे ने बताया कि आगे थोड़े समय में मार्केट स्टेबलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।